ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स पूरा तुम लोग पढ़ चुके होगे, केवल कुछ जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके होते नहीं है, तो हम लोग उसको कहीं ना कहीं थोड़ा वो कॉन्सेप्ट वीक रह जाता है। उसमें से कुछ आइडेंटिफाई करके मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, शुरू करें? हाँ हाँ सर। चलो, सबसे सिंपलेस्ट वन। पढ़ पा रहे हो सब लोग? कोशिश कीजिए। ये वाला सबसे सॉल्व होगा, मुझे पता है। तो ये समझ लो आप लोगों के लिए वो जस्ट वार्म अप एक्सरसाइज है। जल्दी। सो बोलो बेटा। सब अज्यूम करना है ना कि जो इनइलास्टिक कोलिजन है वो एक और रेस्ट पे उसके साथ, क्योंकि दिया नहीं है कुछ।
क्या नहीं दिया है? A hydrogen atom moves with a velocity u and makes a head-on inelastic collision. Are in ground state before collision. तो किसके साथ कर रहे हैं वो कुछ दिया नहीं। एक मिनट। A hydrogen atom, अच्छा ये लिखा नहीं है इसमें। मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम ही है बेटा। A hydrogen atom moves with a velocity u, makes a head-on inelastic collision. इसको ऐसे कर देते हैं, inelastic collision with another hydrogen atom at rest. ठीक है? हाँ सर फिर हो गया। क्या आया बताइए? 6 पॉइंट कुछ तो इंटू 10 टू द पावर 4। 6.24 इंटू 10 टू द पावर 4 सर। वेरी गुड। 6.24 इंटू 10⁻⁴। किसी को कोई दिक्कत है? ये तो नॉर्मल मैकेनिक्स का कोलिजन है। देखिए व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इफ वन ऑफ देम, तो जैसे ही यहाँ पर वन ऑफ देम लिखा हुआ है ना, मतलब ये दूसरा भी दोनों हाइड्रोजन एटम ही है। ये बात समझ में आया? हाँ सब उसका रेस्ट पीरियड। हाँ, तो मेरा ये कहना है ये तो नॉर्मल कोलिजन हो गया, जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, दिस लॉस शुड बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ सर मिनिमम एक्साइटेशन है ना? आई बात समझ में? दिस शुड बी इक्वल टू मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी मोर प्रिसाइजली। बोल बेटा, बाकी जनता समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस कितना होगा? मतलब इनइलास्टिक है तो मैक्सिमम लॉस ही होगा। कितना होगा ये? नहीं, अब तो mu²/4। अब तुम लोग का सिलेबस खत्म हो गया, फास्ट बोलना पड़ेगा आपको। हाँ सर mu²/4। 1/4 mu²। हाँ सर वही। सब लोग समझ रहे हो या मैं लिखूं? हाँ सर समझ गए। मोमेंटम कंजर्वेशन और ये करके वो लिख ही देता हूँ, डर लगता है मुझे, कोई ठीक नहीं है। ये इनिशियल एनर्जी है और फाइनली क्या हो जाएगी? 12 मोमेंटम कंजर्वेशन से u/2। समझ रहे हो ना? हाँ सर। और मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी? 10.2। 10.2। वेरी गुड। ये भी सबको सही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले यूनिट में? हाँ सर। सब लोग इस बात को समझ रहे हो? हाँ सर। वेरी गुड, तब तो हो गया। मिनिमम मतलब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया, हाँ सर। है ना? तो ये आपका हो गया 1/4 mu² इज 10.2। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करके। ठीक है? बोलो बोलो फटाफट। हाँ सर। तो u की वैल्यू मिल गई, कितनी आई थी बता बेटा? आंसर कुछ तो बोला था तुमने। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 4 मतलब √40 आता है। 6.25 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो मैं जानबूझ के इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े? नेक्स्ट जस्ट एक स्टेप आगे चाहता हूँ, इस कॉन्सेप्ट में आप क्लियर हो जाएं तो डिफिकल्टी लेवल में धीरे धीरे इसको ठीक करता हूँ।
रीडेबल है सबको? करो।
बोलो, कुछ तो हुआ होगा। ए वाला हो गया, फर्स्ट वाला। बोल सर बेटा। एक वाली तो 6.4 और 17.8 होगी। अच्छा, फर्स्ट हो गया, मतलब आप ऐसा ऐसा कह रहे हो। शायद रॉन्ग बता रहे हो। सर दोनों का सम 13 कुछ होगा उतना पता है, लेकिन मतलब सॉल्व कर रहे हो या मैं बताऊं क्या होगा? बता दो। मैं बताऊं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन काइनेटिक एनर्जी 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड inelastically with singly ionized helium atom at rest. It is scattered at an angle of 90 degree. Fair enough. तो देखो, कहानी कुछ ऐसी होगी, यहीं पे बना देता हूँ। वो जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इधर चला गया कोलिजन के बाद, उससे पहले इधर आ रहा था ऐसे, हाँ सर। और हीलियम एटम से टकराने के बाद न्यूट्रॉन ऐसे चला गया, मतलब हीलियम एटम कहीं ऐसे गया होगा। हाँ सर। हाँ सर। ये बात विजुलाइज कर पा रहे हो? हाँ सर यहाँ तक तो हो यस गया। सर। अच्छा, और ये एंगल 90 डिग्री है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे मोमेंटम कंजर्व करना है, एक्स और वाई दोनों में। हाँ सर। पक्का? यहां तक कोई हाँ दिक्कत सर। नहीं? तो न्यूट्रॉन के स्पीड को मान लो मैं v1 कहता हूं, और हीलियम के स्पीड को मान लो v2 कहता हूं। और अगर मुझे y में मोमेंटम 0 रखना है, अच्छा, न्यूट्रॉन और हीलियम के मास में क्या रेशियो होगा? तो दिया हुआ है। दिया है 4। अच्छा, क्वेश्चन में ठीक है, ठीक है। तो इसके मास को अगर m बोलेंगे, तो इसके मास को 4m बोलेंगे। यस। मतलब ये अगर v वेलोसिटी से जा रही थी, आई मीन न्यूट्रॉन v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो ये हीलियम के वेलोसिटी का x कंपोनेंट v/4 होगा। हाँ सर। समझ रहे हो सब लोग? हाँ सर। और हीलियम के वेलोसिटी का y कंपोनेंट v1/4। v1/4 होगा। बोलिए। हाँ। तो इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। कोलाइड्स इनएलास्टिकली, तो इनएलास्टिकली कोलिजन का मतलब परफेक्टली इनएलास्टिक नहीं है कि दोनों चिपक के जाएंगे, कुछ होगा, मतलब कुछ एनर्जी लॉस हुआ होगा, मेरा ये कहना है। बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। तो यहीं से आप क्या करो, कुछ भी मान लो, इस एंगल को थीटा, तो v2 cos थीटा is v/4 and v1 sin, sorry, v2 sin थीटा is v1/4, ऐसा होगा। हाँ सर। अच्छा, तो
ये हो गया, और क्या हो सकता है, और इसमें क्या यूज कर सकते हैं बताओ। अभी एनर्जी का है। एनर्जी तो कंजर्व होगा नहीं ना बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व थोड़ा ना होता है, हाँ न्यूट्रॉन का लिखते हैं। एनर्जी कंजर्व नहीं होता है ना। नहीं सर। अब देखो एक मिनट के लिए, तो इससे जो मुझे रिलेशन मिलेगा V1 V2 में कुछ भी, वो तो निकाल के रख लो। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, मतलब थीटा एलिमिनेट कर लेते हैं कम से सर कम। v plus v1 square equal to 16 v2 square आता है। मेरा ये कहना है, सुनो ध्यान से, यहाँ पर अननेसेसरी एक वेरिएबल थीटा आ गया है, तो थीटा एलिमिनेट करने की कोशिश अगर करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं V2 स्क्वायर इज V स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 16। हाँ सर। अच्छा, हाँ अब सर। एनर्जी लॉस का ध्यान से देखो। एनर्जी लॉस तो मैं पूरा वो लिखना नहीं चाहता, बट फिर भी चल देता हूँ। हाफ एम वी लिखा था उसको, या यू वी लिखा था, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी है, इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ 4m इंटू V2 स्क्वायर प्लस लॉस। हाँ सर। यस सर। ये बात समझे आप लोग। हाँ सर। तो यहां से जो मुझे लॉस मिलेगा वो लॉस कितना होगा देखो, तुम लोग ही बता दो मुझे। हाफ एम कॉमन ले लेते हैं, तो यू ई स्क्वायर में वी स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस -8। V2 स्क्वायर, हाँ सर। है ना। हाँ सर। ये लॉस हो गया, सर वो लॉस ही तो एक्साइटेशन में यूज होगा ना, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है। बिल्कुल ये लॉस हो गया। अब ये जो एनर्जी का लॉस हुआ वो एनर्जी कहाँ जाएगा, ये तो एटॉमिक कोलिजन है ना। ध्यान से एक फंडामेंटल समझो, नॉर्मल मैकेनिकल कोलिजन और एटॉमिक कोलिजन, इन दोनों में फर्क ये होता है कि मैकेनिकल कोलिजन में जो लॉस होता है वो कहाँ जाता है, पता अच्छा बताओ, मैकेनिकल कोलिजन का लॉस कहाँ जाता है। डिसिपेट हो जाता हो। डेसिपेट मतलब तो खर्च होना है, बट वो खर्च कहाँ होता है। हीट। नहीं, शेप डिफॉर्मेशन। शेप डिफॉर्मेशन। हीट तो हम लोग पहले ही निगलेक्ट करते हैं, मतलब होता है हीट में भी, बट जो हम लोग मैकेनिक्स पढ़े हो उसमें क्या है, शेप डिफॉर्मेशन में टूट गया, फूट गया, पिचक गया। ऐसे प्लास्टिक का बॉल है, नीचे पटका ग्राउंड पे जाके वो फूट गया तो कम बाउंस करेगा। हाँ सर। तो ये जो मैकेनिकल डैमेज होता है ना, उस मैकेनिकल डैमेज को में एक सेकेंड एनर्जी का लॉस होता है, वर्क डन होता है उसमें। अब एटॉमिक कोलिजन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये सब जितने पार्टिकल हो गए, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन एटम, इस तरह का, इन सब का शेप साइज सैक्रोसेंट है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो किसी भी कोलिजन में हीट लॉस का स्कोप उतना ही है जितने से वो एक्साइटेशन एनर्जी में जा सके, अदरवाइज बाकी कोई हीट लॉस तो पॉसिबल ही नहीं है। समझे मैं क्या बोला। हाँ सर। हाँ सर। मैकेनिकल कोलिजन में ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ हीट लॉस पॉसिबल है जो शेप साइज के डिफॉर्मेशन में कंज्यूम होगा, बट एटॉमिक कोलिजन में ऐसा कोई लॉस पॉसिबल नहीं है जो लॉस एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर नहीं हो। क्लियर। यस। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें से ये जो एनर्जी लॉस है, तुम लोग खुद बताओ, मैं नहीं बताने वाला। मतलब इस V2 स्क्वायर को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो यहां सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास क्या टूल है,
आपके पास टूल है कि हाफ एम वी स्क्वायर कुछ दिया है ना, 68 क्या दिया था, 65। 65 तो ये 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो V2 स्क्वायर को इसे कर ही देता हूं मैं, तो V2 स्क्वायर को यहाँ पुट कर देंगे, तो हाफ एम, तो V2 चला जाएगा तो V1 V में बचेगा, हाँ ठीक है। तो V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस 4V2 करेंगे तो क्या होगा बताओ मुझे, V स्क्वायर बाई 4 होगा एक, और माइनस V1 स्क्वायर बाई 4 होगा, ऐसा कुछ। हाँ सर। हाँ सर। So half m 3/4 v square 1 minus -5 g1/square minus -2 5/4 v1 square, हाँ सर। ऐसा। तो थोड़ा सा और इसको रुक जाओ। So 3/4 of half m v square minus 5/4 of half m v1 square, यही कहानी बच गई। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गया 3/4 of 65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ रहे हो। हाफ एम वी स्क्वायर 65 है आपका ना, हाँ सर। हाँ सर। तो 65 का 3/4 कितना हो गया बताइए। 48.7। अच्छा, तो कितना बता रहे हो बोलो, 40। सर 48 ही रख लो। नहीं एग्जैक्ट बताओ, रखना जरूरी है इसका, मैं बता रहा हूँ। 0.75। 48.75 माइनस 5/4 हाफ एम V1 स्क्वायर। अब यहाँ से दिमाग लगाने का काम है। सर समझ गया। तब सुनो, लिखना बंद करो, हर कोई सुनिए और लिखना बंद कीजिए। क्या हाइड्रोजन था, हीलियम था, क्या था ये। हीलियम था, तो 13.6 into 4 into 1 minus 1 by n square कर दिया। एक मिनट, तो हीलियम का अगर आप एनर्जी लेवल देखोगे, हीलियम के एनर्जी लेवल को ड्रॉ करोगे, तो मैं जस्ट एक बार कर रहा हूं क्योंकि सिखाना है मुझे, अदरवाइज ये सब आप लोगों को याद रहता है। हीलियम के ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल कितना होता है, 54.4। 54 माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो हाइड्रोजन वाले में 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ, दूसरा वाला क्या हाँ। होगा, minus 40.8 सर। माइनस 40.84। बस 2-3 से काम चल जाएगा। तीसरा वाला सर एक मिनट। सर minus 6.02 होगा शायद। थर्ड वाला 13.6 होगा। हाँ सर, सेकंड वाला 13.6 होगा। हाँ मैं भी वही कहूँ, 2 to the power 4 होता है, सेकेंड वाला गलत है, ये हाँ। हाइड्रोजन जैसा हो जाएगा ना। ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसमें क्या करो ना, 15.4 में 4 से डिवाइड किया, अब इसमें 9 से डिवाइड कर दो, तो 6.06 6.06। और लास्ट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 से डिवाइड कर दो, 3.4। अब देखो इतने से ही काम चल जाएगा। ये जो गैप है, फिर ये जो गैप है, और फिर ये जो गैप है, इन तीनों गैप के क्रॉसपॉन्डिंग एनर्जी कितनी हुई, तो जस्ट 3 से ही इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 40.2। 40.2 इलेक्ट्रॉन सर वोल्ट। 40.8। 40.8 सॉरी 40.8। इन दोनों का 47.8 के आसपास।
47.8। देखो यहीं से आपका काम चल रहा है। लास्ट ये दोनों का 51। 51 हाँ हाँ सर, अब देखो ये को मिनिमम चाहिए। एक मिनट सुनो। अब ये मिनिमम नहीं चाहिए। ये जो लॉस है, ध्यान से सुनना सर, ये जो लॉस है, ये जो तुम इक्वेशन देख रहे हो लॉस का, ये मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 48.7। 48.7। मैक्सिमम लॉस तो यही है 48.75। हाँ सर। अच्छा, यानी कि जो एक्साइटेशन पॉसिबल है वो ये दोनों पॉसिबल है। हाँ सर। यस। इससे ज्यादा का तो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। नहीं सर। तो हाँ सर, फर्स्ट नहीं है। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है, फाइंड द अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड दैट ऑफ द एटम फॉर द कोलिजन। तो अलाउड क्या क्या है? ये दोनों अलाउड है ना? हाँ सर। तो देख ध्यान से सुनो। तो ये अगर अलाउड है तो लॉस की जगह 40.8 कर देंगे, तो ये जो न्यूट्रॉन का हाफ mv स्क्वायर कितना होगा वही पूछा है। हाँ सर। हाँ सर। दूसरी बार 47.8 कर देंगे तब क्या होगा वही पूछा है। यस। हाँ सर। ये है ना पॉसिबल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही सॉरी न्यूट्रॉन, यही पूछा है ना। अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एंड दैट ऑफ द एटम, तो वो तो मिल जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। तो hence only two possibilities are there. है ना? एक फर्स्ट एक्साइटेशन, और दूसरा सेकेंड एक्साइटेशन। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब है लॉस मेरा अलाउड है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और नहीं तो दूसरा जो लॉस अलाउड है वो है 47.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। क्लियर है? हाँ सर। तो फटाक से ए और बी दोनों करके खत्म करो। 2 मिनट का टाइम देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर।
डन सर। हो गया सबका, आगे बढ़ो। हाँ पक्का? ठीक है, मुझे कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। मुझे लगा थोड़ा और टाइम लोगे तुम लोग इतना फाइनल कैलकुलेशन तक, पर ठीक है चलो आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, एक और। कोई एटॉमिक कोलिजन में ही है अभी, इसका एक पार्ट और होगा थोड़ा सा। दिख रहा है, और बड़ा करो थोड़ा। देख रहे कोशिश करो।
डन सर। Yes, sir, done. क्या है आंसर बताओ? 1.8 into 10 raised to 6. यस सर। किस है यार? सही आ रहा है 1.8 into 10⁶ वेरी गुड। सबको आ गया या बताने की जरूरत है? आ गया सर। तो मैं आंसर ले देता हूँ केवल। सो आंसर इज 1.86 है वैसे, इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर हाँ सेकेंड। सर। बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, एक और सिमिलर सा कर लो लास्ट, फिर एटॉमिक कोलिजन छोड़ के दूसरे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। एक और कर लो। ध्यान से देखना कहीं कुछ गलती ना हो। इसको कोशिश करो।
डन सर। बोलो क्या आया? एक्साइटेड स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिफ्थ तो 5 आता है, मतलब एक्साइटेड स्टेट 4th है और प्रिंसिपल काउंटिंग नंबर 5 है। वेरी गुड। हाँ सर वही है। हाँ सर। और एनर्जी लेफ्ट वाला सो कुछ 47 कुछ तो रहेगा, मतलब 52 हटा दो। 47.8। हाँ सर 47.7 48 है। आ रहा हाँ है सर। मतलब। 47.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो रहेगा, मतलब n इज इक्वल टू 5, एक आंसर। हाँ सर। और जो एनर्जी बचेगा वो 100 माइनस समथिंग, तो कितना आ जाएगा? 50। सो 47 कुछ आता है। 47.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा। किसी को बताने की जरूरत है इसमें? बोलो। नहीं शायद। हो गया सर। ठीक है, नहीं सर आ रहा था। आ जाता है ना। ठीक है, अब एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़ चुके हो तुम लोग। हाँ सर। हाँ सर। ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसमें दो ही बातें हैं कि कोई भी रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पर आएगा और उसकी एनर्जी अगर ज्यादा है थ्रेशोल्ड वैल्यू से, तो वहां से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, और फिर उसमें आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वो है। बट उससे एक स्टेप आगे बढ़े अगर, तो फोटोन के पास मोमेंटम होता है ना। हाँ सर। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया मेटल प्लेट, वो केवल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया है, मोमेंटम भी एब्जॉर्ब किया है। हाँ सर। हाँ सर। मेटल प्लेट पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के का एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हुआ। ये सब आप पढ़ चुके हैं। मुझे सिर्फ उसमें ये ऐड करना है कि जो फोटोन उस मेटल प्लेट में एब्जॉर्ब हो गए, तो वो फोटोन अपने साथ साथ मोमेंटम भी ले गए होंगे, ले गए होंगे। उसका मोमेंटम भी तो एब्जॉर्ब हुआ होगा ना बेटा। हाँ सर। तो चेंज इन मोमेंटम के कारण फोर्स होता है, हाँ सर। और फोर्स के कारण प्रेशर होता है। हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब है कि वो कुछ प्रेशर भी एक्सर्ट किया होगा। हाँ सर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जब भी कभी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है, तो चाहे वो एब्जॉर्ब हो या रिफ्लेक्ट हो या पार्टली एब्जॉर्ब हो पार्टली रिफ्लेक्ट हो, कुछ भी हो, इन सारे केसेस में उस सरफेस पर जरूर एक प्रेशर भी एक्सर्ट होता होगा। उस प्रेशर को रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। हाँ सर। पढ़े हो ये रेडिएशन प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट? नहीं सर। नहीं सर। सच बोल रहे हो या झूठ? सच्ची। रेडिएशन प्रेशर में वो तीनों केसेस कि नहीं सर नहीं पढ़ा। 100% नहीं सर, एब्जॉर्प्शन हो, बस 100% नहीं थ्रेशोल्ड तक ही पढ़ाया था। क्या क्या? सर बस वो थ्रेशोल्ड ही थ्रेशोल्ड पढ़ा तक। है। सर वो सभी पढ़ा था, वर्क फंक्शन कोई थ्रेशोल्ड। एक आदमी बोलो, कोई एक आदमी। हाँ सर। सर हम लोग को बस वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी तक ही पढ़ा था, उसके बाद खाली क्वेश्चन ही करा। अच्छा, रेडिएशन प्रेशर नहीं सीखे थे। वैसे सीखना कुछ है नहीं, उसमें कॉमन सेंस है। सर आप एक क्वेश्चन देख हम देखते हैं फिर से। हाँ, नहीं सीखे हो तो मैं ऐसा करता हूँ ना, नहीं सीखे हो तो जो क्वेश्चन दे रहा था वो नहीं दूंगा, उससे इजी वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
उससे इजी वाले सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देते ही नहीं है। चलो एक क्वेश्चन ऐसा समझो, तो ये जो 4 क्वेश्चन थे ये थे एटॉमिक कोलिजन, ठीक है। अब जो मैं करूंगा वो है रेडिएशन प्रेशर। क्योंकि पूरा पढ़ाने का टाइम नहीं है, तो मुझे जो जो समझ आता है कि जिसके क्वेश्चंस कम है, जैसे रेडिएशन प्रेशर का मुझे नहीं लगता है एक भी क्वेश्चन एससीबी में होगा। हाँ, जेई एडवांस में पूछा है बहुतों बार, और है वैसे कॉमन सेंस ही, आपको समझ आ जाएगा। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन इससे समझो, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कहानी क्या है। कि ये एक टॉर्च है समझ लो, ठीक है, हाँ लाइट सोर्स पी वॉट का, और ये एक मिरर है समझ लो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो लाइट रे यहां से जाके रिफ्लेक्ट करके जाता होगा, तो इस मिरर पर फोर्स, सबसे सिंपलेस्ट केस है, इस मिरर पर फोर्स लगाता होगा, हाँ सर। तो ये फोर्स निकालना है, या इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर निकालना है। एरिया दिया हुआ है तो फोर्स को डिवाइड कर दोगे तो प्रेशर भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ बट फोर्स ही निकालो। ये वन लाइनर है, बहुत ज्यादा है नहीं, बट फिर भी सर चाहिए 2 डेल्टा पी cos थीटा। फाइंड फोर्स, और ये मोर और लेस सॉल्व किया हुआ है भी दिख रहा है आपको, फिर भी फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट बीम ऑन द मिरर। बोलो बेटा। सर 2 डेल्टा पी cos थीटा। डेल्टा पी क्या, डेल्टा पी में डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम ला रहे हैं। डेल्टा सर पी, डेल्टा पी आपको नहीं मालूम, आपको तो टॉर्च का पावर पी मालूम है। P cos theta by C। नहीं, और बोलो। 2p/c। 2p/c cos थीटा है ना, सिंपल है। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, दैट इज एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, 2 डेल्टा पी cos थीटा है ना एक फोटोन का, तो इसी का रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दैट इज d/dt। यहां तक ठीक है? हाँ सर। अच्छा, तो देखना, सो ट्वाइस बाहर रखते हैं, d/dt डेल्टा पी, और इधर cos थीटा रखते हैं। अब d/dt डेल्टा पी क्या होगा? डेल्टा पी क्या होता है? h/लैम्डा। हाँ सर। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, या एक मिनट ऐसा कर देते हैं, क्योंकि पहली बार है तो ज्यादा लिखते हैं। मोमेंटम वाला पी जो होता है ना, ये पी होता है h/लैम्डा, होता है ना बेटा। और हाँ जो एनर्जी होता है वो होता है hc/लैम्डा। हाँ सर। पीसी का। तो दैट इज एनर्जी इज p इंटू सी, हाँ सर। ये हो गया एनर्जी। एंड रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी दैट इज d/dt,
इसको हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ पी इंटू सी, ऐसा हाँ है ना। और ये जो डी बाई डी टी है इसी को पावर कहते हैं, टॉर्च का पावर, हाँ है ना। तो इसको टॉर्च का पावर अपॉन सी, इसी को हम लिख देंगे डी बाई डी टी ऑफ चेंज इन मोमेंटम। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। तो इस टर्म को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो गया, ट्वाइस ऑफ पी बाई सी कॉस थीटा, ट्वाइस ऑफ टॉर्च का पावर पी अपॉन सी इंटू कॉस थीटा। आया समझ में? आया समझ में? हाँ हाँ सर। हाँ। सिंपल सिंपल वन है। एक और, अब चूंकि तुम लोग नहीं किए हो तो मुझे याद आ रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन एससीबी में था वो सिल्वर बॉल वाला। ठीक है, मैं बाद में देखूंगा, अभी पहले सुबह ये हो गया। आगे बढ़े इसमें, हाँ सर। इसी में एक स्टेप अब आगे बढ़ते हैं। जस्ट एक स्टेप, उस क्वेश्चन तक बाद में आएंगे जहां से मैं शुरू करना चाह रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? तो हाँ अब सर। ये क्वेश्चन करो। तो उसमें प्लेन मिरर था। अगर ये प्लेन मिरर की जगह स्फेयर है और वो स्फेयर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो आपको वही कहानी करनी है, फोर्स बताना है। इंटेंसिटी इस केस में दिया हुआ है आई, जैसे उसमें पावर दिया हुआ था, इसमें इंटेंसिटी है। पावर क्या होता है? एनर्जी पर सेकेंड। इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, है ना। हाँ सर। यस सर। कोशिश करो एक बार। डन सर। क्या आया? आई इंटू 8 बाई आर स्क्वायर बाई सी। मैं गलत आया। आई इंटू, एक बार फिर से बोलो आंसर। आई इंटू, 8 बाई आर स्क्वायर बाई सी। नहीं, गलत आया। थोड़ा सोचो इस पे, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। I into 2 pi r square by c. नहीं नहीं, थोड़ा सोचो सही, मैं बार बार कह रहा हूँ। इससे क्या है कि एक फंडामेंटल एक कॉन्सेप्ट का भी पोल खुल जाएगा। इसलिए तक करो, इसको सॉल्व करो, जल्दबाजी मत, आंसर मत बताने की कोशिश करो।
बोल भाई, कोई तो बताओ। 2i pi r square by c. नहीं दे, देखो पूरा ये है पाया ये ऐसी और मैं क्वेश्चन है। अब मैं वही जान रहा हूँ, सब लोग वो 2 लगा रहे हो और सब लोग उस 2 पर लगे हुए हो कि ये हो गए। और सर I pi r square by c. हाँ, आई होगा वो। सॉल्व करके देखियो या अंदाजा से बता रहे हो? सर अब 2 4 8 कुछ नहीं है तो मुझे लगा नहीं नहीं हो। नहीं 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 नहीं, क्योंकि अभी जस्ट इसके बाद जो मैं दूसरा क्वेश्चन रिपीट करूंगा, उसमें यहाँ जो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है ना, इसको परफेक्टली एब्जॉर्बिंग कर दूंगा। और ये दोनों क्वेश्चन ऐसी और में, बट हम लोग इस क्वेश्चन की खासियत को नहीं समझते हैं। एक सॉल्व्ड एग्जांपल में और एक शायद एक्सरसाइज में है, या दोनों एक्सरसाइज में, मुझे याद नहीं है। सब लोग सुनो, लिखना बंद करो, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, एकदम देखो, खाली देख रहा है सब लोग? हाँ। चल इधर देख, आराम से लिखना का काम बाद में, समझ गया तो हमेशा के लिए, नहीं तो ये कंफ्यूजन रहेगा। कोई एक फोटोन को ले लो, एक फोटोन आया ऐसे, अगर ये स्फीयर है तो नॉर्मल उसका सेंटर से पास करेगा, करेगा? हाँ सर। तो रिफ्लेक्ट करके कहीं इधर गया। इसको वर्टिकल मत समझो, कहीं भी हो सकता है। ये दोनों थीटा इक्वल होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। हाँ। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो ये चारों ओर लाइट आ रहा है, तो ये जो स्ट्रिप बना, ये जो स्ट्रिप चारों ओर है, ध्यान से सब देखेगा, इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? तो 2 पाई स्मॉल आर, देखते हैं D. स्मॉल आर क्या होगा, इंटू आर डी थीटा। हाँ सर r sin theta हो जाएगा। और ये जो स्मॉल आर है, ये आर साइन थीटा के बराबर होगा। हाँ सर। हाँ सर अभी समझ में क्या करना है 2 मिनट। तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये हुआ डी ए। सुनना सब ध्यान से। तो इतने एरिया में एनर्जी कितनी आई? तो या एनर्जी पर सेकेंड ऐसा बोल देते हैं। आईडी। एनर्जी पर सेकेंड कितना होगा? तो इंटेंसिटी इंटू डी ए। अच्छा ध्यान से समझना, एनर्जी क्या होगा? एक फोटोन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटोन। हाँ सर। हाँ सर। तो कैसे समझाऊं मैं? hc बाई लैम्डा, एक फोटोन की एनर्जी, इंटू नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड, इज IDA। है ना? हाँ। So number of photon falling per second is IDA अपॉन जो भी लिख दो उसको hc बाई लैम्डा, बाद में देखेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ सर। अब हर एक फोटोन में देखोगे तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा का। हाँ चेंज इन मोमेंटम इन वन फोटोन इज h बाई लैम्डा का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट का ट्वाइस। हाँ सर। अच्छा, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स। तो फोर्स क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हाँ। सो I into dA divided by hc by lambda multiplied with twice of h by lambda cos theta। हाँ। तो ये h by lambda को हटा दो, सो 2i by c cos theta into dA। dA क्या था? 2 pi r square sin theta। तो
2 पाई r² साइन थीटा, देखना ठीक से, कुछ गलत होगा तो बताना, इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया मेरा dA और ये हो गया dF। इतना ही नहीं, ये जो फोर्स होगा वो तो अलोंग नॉर्मल होगा ना, तो उसको भी सिर्फ cos थीटा ही लेंगे। तो इस dF का, ये dF का डायरेक्शन तो ये होगा, है ना। हाँ सर। तो इस dF का जो cos थीटा कंपोनेंट होगा वो एड अप होता जाएगा, और जो sin थीटा कंपोनेंट होगा वो कैंसिल होगा। कैंसिल। हाँ तो जो मेरा नेट फोर्स होगा उसको हम 2dF cos थीटा का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। तो जो हमारा एक्चुअल में रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा 2dF cos थीटा का इंटीग्रल 0 to π/2। बाय बाय। समझे आप लोग? हाँ सर। अब ये थोड़ा यहाँ पुट करके कर लोगे आगे, या मैं करूं? हाँ सर अभी तो हो रहा है। तो एक बार करके फाइनली आंसर बताओ, फिर उसके बाद इसी पे थोड़ा, इसी को मैं थोड़ा ठीक करूंगा अभी। और फाइनल आंसर बताओ। सर, इससे तो वो नहीं आता, जो आप कह रहे थे। क्या होता है इससे? 2 पाई r² आएगा 2 पाई। हाँ सर, इससे तो नहीं आता। क्या आता है इससे? सर, इससे कुछ 4/3 टाइप्स आता है, मतलब नहीं, जो इंटीग्रेशन है उसमें कॉन्स्टेंट्स कैंसिल नहीं होंगे, इतना तो पक्का है। होंगे, करो ना, नहीं तो मैं कर देता हूँ। सर 1 मिनट। नहीं होते सर। हाँ सर नहीं। आएगा आएगा, मैं बताता सर हूँ। आप साइन cos थीटा को t ले लो, तो अरे sin मैं थीटा सब कर देता हूँ, रुक जा, घबराओ मत। ज्यादा से ज्यादा 2 का फर्क आ सकता है, बट वो 4/3 ये सब, वो सब चीजें नहीं आएंगे। और वो 2 भी क्यों, मुझे एक बार देखने दो लिमिट में मैं 2 आएगा कि नहीं, क्योंकि नहीं, 2 का टर्म नहीं आएगा बेटा। हाँ सर इंटीग्रेशन है। हाँ, इंटीग्रेशन आएगा, देखो क्यों आएगा बता दो, ये 2 नहीं आएगा, खाली ये गलती हो सकती है, समझे? केवल dF cos थीटा होगा। पूछो क्यों? क्योंकि इस एक स्ट्रिप में ही तो dF cos थीटा आ गया ना, नहीं समझे? थोड़ा विजुलाइज करो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये dF cos थीटा तो ये पूरे सर्कल का है ना बेटा, हाँ सर 2 नहीं आएगा। तो 2 का टर्म नहीं आएगा। फिर तो 2/3 आ जाएगा फिर तो। नहीं आएगा, मैं कर देता हूँ, पहले मेरी बात सुनो। ये 2dF cos थीटा नहीं होगा, इस बात पे श्योर हो? हाँ सर। हाँ सर। यहां तक सब लोग कंफर्म हो कि 2dF cos थीटा का इंटीग्रल नहीं, dF cos थीटा का इंटीग्रल होगा? हाँ सर। ठीक, तो इसके आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ। इंटीग्रेशन पढ़ चुका है तुम लोग ना? हाँ सर। वाह यार। नहीं सर, तो t³/3 बनता है सर। अरे देख तो 2 मिनट भाई, देखते हैं करके, मुझे भी क्या पता, मैं तो देखूंगा करके। तो 2 जा 4 πr² I/c, इस कहानी को तो अलग ही कर दो। 4 πr² I/c, इस कहानी को अलग कर दिया। अब ये जो dF है, इसमें एक cos थीटा का टर्म मेरा मल्टीप्लाई होगा, तो sin थीटा cos² थीटा d थीटा, इसका इंटीग्रल 0 to π/2। हाँ सर, अभी cos थीटा को हाँ t सर। लोगे। एक मिनट बेटा रुको ना, घबरा क्यों रहे हो तुम लोग?
खाली मुझे एक बार देखने दो कहीं इधर उधर गलत तो नहीं हुआ। ये आर को r sin थीटा लिखा, क्योंकि मतलब मुझे लग रहा है cos क्यूब कहीं आना चाहिए, बट देखते हैं नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो मैंने रेडियस हो गया r sin थीटा, ठीक है। एक जगह और गलती हुई, एक जगह और गलती हुई, कोई बताएगा क्या? बोलो, कोई बताएगा एक जगह और गलती है? सर एक एरिया का टर्म ही बचा जिसका कंपोनेंट नहीं लिया हम लोगों ने। कहाँ कहाँ किसका? एरिया का टर्म ही बचा जिसका हाँ, कंपोनेंट नहीं लिया है। एरिया का कंपोनेंट आएगा ना बेटा, क्योंकि ऐसे सोचो, ये जो फोटोन, सब ध्यान से देखो, पेन दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है। हाँ सर। अगर ये फोटोन मतलब पेन मेरे हाथ को स्ट्राइक करता है इस तरह से, तो इस हाथ के नॉर्मल के डायरेक्शन में ही सारे फोटोन है ना। तो नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड वो हो जाएगा इंटेंसिटी इनटू एरिया। हाँ सर। बट ये जब ऐसे ऑब्लिकली स्ट्राइक करेगा तो नंबर ऑफ फोटोन जो इस एरिया को नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है वो अब चेंज होगा। हाँ सर हाँ समझ, अभी आ जाएगा वो। आप समझे मेरी बात में क्या बोला? हाँ सर। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, जैसे यही लाइट बीम है और यही मेरा हाथ है, लेकिन नॉर्मली जब स्ट्राइक कर रहा है तब तो मैं इंटेंसिटी इनटू एरिया लिख के एनर्जी से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएगा। लेकिन यही अगर ऑब्लिकली जा रहा है तो एरिया का वो कंपोनेंट जो इसके अलोंग है वही होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो एरिया वेक्टर तो नॉर्मल होता है, मतलब यहां पर ये वाला मेरा एरिया वेक्टर है डीए। हाँ सर। ये जो एरिया वेक्टर डीए है वो ये है, और फोटोन का डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो यहां पर मुझे एक्चुअल में जो डीए लिखा है ये डीए कॉस थीटा होगा। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। समझे मेरी बात? देख लेना फिर। तो जहां जहां डीए है वहां डीए कॉस थीटा कर दो, और कुछ नहीं। तो यहाँ कॉस स्क्वायर होगा ना? हाँ, और ये कॉस मिला के फिर यहाँ पर कॉस क्यूब हो जाएगा शायद, हाँ सर अभी आ जाएगा। है ना? तो मतलब ये आ जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई सी। हाँ सर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं किसी को? अपने पास अभी टाइम है, मैं पहले ही कह रहा हूं आंसर यही होगा अगर ये सरफेस प्योर रिफ्लेक्टिंग के अलावा के बदले प्योर एब्जॉर्बिंग होगा तो भी। मुझे सॉल्व करके बताओ कैसे, समझे? तो व्हाइटनर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग जो है ना, ये रिफ्लेक्टिंग की जगह मैं एब्जॉर्बिंग कर देता हूं, और ये भी बताता हूं आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, बट एक बार मुझे मैथमेटिकली सॉल्व करके बताओ। परफेक्टली तो लिखा हुआ है, एब्जॉर्बिंग लिखना है खाली। कोशिश कर रहे हो? हाँ सर। कोशिश करो। सर एक मिनट ऊपर का भी दिखा सकते हैं। ऊपर वाले का तुम लोग बिलीव मी पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन लिखो, तभी तुम्हें सारे स्टेप पता चलेंगे और तभी सेकेंड कर पाओगे। नहीं तो सोचोगे थोड़ा इधर उधर गिमिक करके कर ले, नहीं होगा।
बोलो कुछ आया? बोलो। सर इसमें फोर्स का डायरेक्शन मतलब पैरेलल रहेगा। मुझे नहीं पता, तुम बताओ। बोलो बोलो। बोल बेटा। देखो, सब लोग ध्यान से देखो। अगर ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, ठीक है, हाँ सर। व्हाइटनर लगा दो। अगर ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो लाइट रे जैसे आया है वैसे एब्जॉर्ब होगा, उसी डायरेक्शन में। हाँ सर। हाँ सर। जो मोमेंटम लेकर फोटोन आया है ऐसे, वो इसी डायरेक्शन में एब्जॉर्ब होगा ना। हाँ हाँ सर। सर। तो सारे पी का ऐसे ऐसे जितने भी पी हैं, समझ रहे हो तुम लोग, हाँ हाँ सर सर। सर। ये एब्जॉर्ब होगा। तो जैसे उस केस में हम लोगों ने क्या किया था कि P का cos थीटा या sin थीटा कुछ इस तरह का कंपोनेंट लिया था, यहां लेने की जरूरत नहीं है। नहीं। तो देखते हैं नहीं। फटाफट। डेल्टा P इज h by lambda only, no cos थीटा, no sin थीटा, no 2। हाँ सर। अच्छा, तो df क्या हो जाएगा? dn by dt इंटू डेल्टा P। अभी कॉपी मत करना, यही होगा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन मल्टीप्लाइड बाय नंबर। बोलो। हाँ सर। हाँ नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड, इंटेंसिटी इंटू DA। हाँ सर। अच्छा, सो इंटेंसिटी इंटू DA अपॉन SC बाई लैम्डा, ऐसा था ना। हाँ सर। तो तो सर इसमें भी आईडीए कॉस थीटा होगा। यही समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। तो DA 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा। एक मिनट रुक जाओ। सो
क्यों होगा, कैसे होगा, सब आप समझ जाओगे। सो आई इसको लिख देते हैं h बाई लैम्डा इंटू सी, डेल्टा पी को लिख देते हैं h बाई लैम्डा, और डी ए मुझे मिल गया था 2 पाई r स्क्वायर डी ए। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा बाद में देखेंगे, साइन थीटा डी थीटा, कुछ ऐसा मिला था। हाँ। तो आई बाई सी पाई r स्क्वायर, और इधर कुछ ऐसा मिल गया था 2 साइन थीटा डी थीटा, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान से समझना, जो एब्जॉर्ब हो रहा है फोर्स मतलब फोटोन, वो तो इधर ही है ना। तो डीएफ के फ्रंट पे, डीएफ के फ्रंट पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें तो फर्क आएगा ना। नहीं समझे? अगर किसी सरफेस पर ऑब्लिकली आए या नॉर्मली आए, दोनों ही केस में नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड में फर्क पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा। पड़ेगा। लेकिन ये बात भी तो सही है, चाहे जिस किसी भी डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हो जा रहा होगा, मोमेंटम का मतलब वो उसी डायरेक्शन में एब्जॉर्ब मोमेंटम हो रहा है। तो सारे मोमेंटम अगर मेरे एक डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, सारे मोमेंटम तो मेरे एक डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना। हाँ सर। देखो उस केस में क्या था कि ये था नॉर्मल एरिया वेक्टर का, थोड़ा समझना इस बात को, ये एरिया वेक्टर का नॉर्मल था। तो एक्चुअल में क्या हो रहा था कि मोमेंटम या समझो एरिया का वो कॉम्पोनेंट, एरिया का जो ये वाला कॉम्पोनेंट था नॉर्मल के लॉन्ग, ये डॉटेड लाइन वाला, उस पर जो लाइट का कंपोनेंट आ रहा है, ऐसे समझो आई का वो cos थीटा वाला कंपोनेंट ही हम लोग कंसीडर कर रहे थे कि इस पर फॉल कर रहा है। या वैसे नहीं समझाऊं मैं, ऐसे बताऊं। इस स्ट्रिप पर, ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप पर फोटोन नॉर्मली तो नहीं आ रहा है, ये पक्का है, हाँ या ना? हाँ सर, नहीं आता नहीं। Yes. लेकिन जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये जो एक्स डायरेक्शन दिख रहा है, एक्स डायरेक्शन में जितने नंबर ऑफ फोटोन है हम वही लेंगे, या एक्चुअली जितने नंबर ऑफ फोटोन इससे स्ट्राइक कर रहे हैं वो लेंगे, मेरा ये पूछना है। चलो ठीक है, एनीवे वो छोड़ो, कंफ्यूज हो गया उतना। सिंपल फ्लक्स होता है फाई डॉट ए, हाँ फ्लक्स तो पढ़ चुका है ना, तो बहुत ज्यादा इस पर, ये भी तो लाइट ही है ना, ऐसे समझो। तो लाइट का फ्लक्स किसी एरिया पर आई डॉट ए होता है ना। हाँ। तो डॉट प्रोडक्ट होगा, और इस पर वैसे फोटोन, वैसे टोटल नंबर ऑफ फोटोन आपके आ जाएंगे, वो जो भी आया था आई इंटू 2 पाई r ऐसा कुछ। लेकिन इसका ये जो सरफेस एरिया है ना, ये स्लैंट एरिया आर डी थीटा जो हमने लिया है, आर डी हाँ थीटा इंटू ये पूरा पेरीमीटर का लेंथ, यही कह के हम एरिया निकाल रहे हैं, यही कह के हम एरिया निकाल रहे हैं। हाँ। लेकिन इस पूरे एरिया पर लाइट रे नहीं आ रहा है। इसको मैं बड़ा कर दूं तो देखना एक बार समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं बड़ा कर दूं इस क्रॉस सेक्शन को, तो ये ऐसा है संतरे के छिलका जैसा, हाँ सर। हाँ। और लाइट रे आ कैसे रहा है, ऐसे रहा है। हाँ सर, नॉर्मली तो नहीं। तो ये जो पूरा एरिया का विड्थ है, ये पूरा एरिया के विड्थ पे लाइट रे थोड़ा ना आएगा, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसीलिए cos थीटा वाला कंपोनेंट इसमें भी आएगा, हाँ सर, समझे। है ना। तो यहां पर भी मैं लिख दूंगा इंटू डी ए,
या तो डॉट प्रोडक्ट लिखूं या डीए कॉस थीटा लिखूं। तो यहाँ पर आपका एक टर्म आ जाएगा कॉस थीटा वाला, डेल्टा पी का कॉस थीटा नहीं, डीए का कॉस थीटा है ये। तो ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा, आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई सी। और यहाँ फोर्स का कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन 2 थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, यही नेट फोर्स होगा ना। समझ रहे हो? तो ये हाँ, cos सर। 2 थीटा बाई 2 ये 1 हो जाएगा, है ना। cos पाई माइनस 1 cos 0 1, तो 1 1 2 2 बाई 2 1 हो जाएगा ना। हाँ सर। तो ये मैंने क्यों दिया, इसका रीजन है, बाकी सरफेस का कोई और शेप होता ना। अच्छा याद दिलाना, अगली बार इसी क्या है कंटिन्यू करूंगा, रेडिएशन प्रेशर पे थोड़ा और कोण रहे तो कैसा होगा सब देखेंगे। तो कोई और सरफेस रहे तो मोस्टली क्या है, रिफ्लेक्टिंग और एब्जॉर्बिंग में ट्वाइस का फर्क हो जाता है प्रेशर में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? रिफ्लेक्ट करता है तो चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाता है, और एब्जॉर्ब करता है तो उतना ही इतने रहता है। रहेगा। सुपर फैक्टर नहीं रहेगा। हाँ। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें एब्जॉर्ब करे या रिफ्लेक्ट करे, या इतना ही नहीं। अब तुम एक बात समझ लो, क्वेश्चन में ये भी कह दे कि 60% एब्जॉर्ब करता है और 40% रिफ्लेक्ट होता है, कोई भी कॉम्बिनेशन कर दे आंसर यही होना है। समझ आया क्लैरिटी से? हाँ हाँ सर। सर, समझा। हाँ ये सिखाना मेरा पर्पस था। तो और वो 60-40 वापस बोल सकते हो एक बार आप? मैंने कहा कि ऐसा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, हाँ सर। सेकेंड क्वेश्चन किया कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, अच्छा हाँ समझा थर्ड क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पार्टली एब्जॉर्बिंग है पार्टली रिफ्लेक्टिंग है, समझा। हाँ सर। तो भी आंसर यही रहेगा, कोई भी रेशियो दे दे। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।